ये कहानी है यूनिक्रॉन नाम के एक प्लैनेट ईटिंग मॉन्स्टर की, जो गैलेक्सी में घूम घूम कर अलग अलग प्लैनेट्स को खाया करता था। यूनिक्रॉन साइज में लगभग किसी प्लैनेट के बराबर ही था और जैसे जैसे वो अपनी भूख मिटाता था वो और भी बड़ा होता जाता था। इतना पावरफुल होने के बाद भी यूनिक्रॉन की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी कमजोरी थी। उसकी भूख कभी शांत ही नहीं होती थी और उसे एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक पहुंचने में सालों लग जाते थे। पर एक दिन उसे एक ऐसी टेक्नोलॉजी मिलती है जिसकी मदद से वो स्पेस में एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में बड़ी आसानी से ट्रैवल कर सकता था, जिसका मतलब ये था कि वो जितने चाहे उतने प्लैनेट्स को खाकर अपनी भूख मिटा सकता था। हम देखते हैं कि वो टेक्नोलॉजी सिर्फ साइबरट्रॉन प्लैनेट के लोगों के पास थी, जिसे वो ट्रांसवॉर्प की कहते थे। साइबरट्रॉन एक हरा भरा प्लैनेट था जहाँ पर रोबोट जैसे जायंट एलियंस रहा करते थे। वो खुद को मैक्सिमल्स कहते थे और जब उन्हें पता चलता है कि यूनिक्रॉन नाम का एक जायंट मॉन्स्टर उनके प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने वाला है, तो वो ट्रांसवॉर्प की को किसी भी हालत में उनके हाथ नहीं लगने देना चाहते थे, क्योंकि उसकी मदद से वो न जाने कितने और प्लैनेट्स और उस पर पनपने वाले जीवन को बर्बाद कर देता। मैक्सिमल्स का लीडर एपेलिंक अपने लोगों को उस की को वहां से दूर ले जाने को कहता है और ऑप्टिमस को नया लीडर बनाता है, क्योंकि वो उनके साथ नहीं जाने वाला था। हम देखते हैं कि यूनिक्रॉन ने अपने सबसे ताकतवर टेराकॉन स्कर्ज को उस की को लाने के लिए भेजा था। एपेलिंक उसे अकेले रोकने की कोशिश करता है, पर स्कर्ज उससे बहुत ज्यादा ताकतवर था। वो एक झटके में उसके टुकड़े कर देता है। वो जिस किसी को भी मारता था उसके बैच को निशानी के तौर पर अपने आर्मर में जोड़ देता था। पर हम देखते हैं कि एपेलिंक की कुर्बानी जाया नहीं जाती, क्योंकि ऑप्टिमस प्राइमल और उसके साथी उस की को लेकर साइबरट्रॉन से भाग गए थे और अब शायद यूनिक्रॉन उसे इतनी बड़ी गैलेक्सी में कभी नहीं ढूंढ पाता। हम देखते हैं कि वो सभी मैक्सिमल से साइबरट्रॉन से टेलीपोर्ट होकर अर्थ पर पहुंच जाते हैं, जो अब से उनका नया घर था। इसके बाद हमारी कहानी शिफ्ट होती है साल 1994 में। यहाँ पर हम नोवा डियाज नाम के एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को देखते हैं, जो पहले मिलिट्री के लिए भी काम कर चुका था, पर किन्हीं कारणों से उसे जॉब से निकाल दिया गया, जिसके बाद से वो नौकरी की तलाश कर रहा है। नोवा का छोटा भाई क्रिस एक बीमारी से जूझ रहा था और उसने पिछले 3 महीने से उसके हॉस्पिटल का बिल भी नहीं भरा था, जिसकी वजह से हॉस्पिटल वालों ने क्रिस का इलाज करने से मना कर दिया था। हम देखते हैं कि नोवा पैसे कमाने के लिए कई जगह पर जॉब के लिए अप्लाई करता है, पर उसे कोई नौकरी पर रखने के लिए तैयार नहीं था। दूसरी तरफ हम एलिना नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो म्यूजियम में प्राचीन इजिप्शियन स्टैचू को स्टडी कर रही थी। उसे पता चलता है कि उस स्टैचू का इजिप्ट से कोई लेना देना नहीं, वो तो उससे भी पुराना था। नोवा, जिसे पैसों की बहुत जरूरत थी, वो फैसला करता है कि वो अपने दोस्त के साथ मिलकर एक लग्जरी कार को चोरी करेंगे, जिसे बेचकर नोवा अपने भाई के इलाज के लिए पैसे जोड़ पाएगा। नोवा जिंदगी में पहली बार कोई चोरी कर रहा था, इसलिए उसके हाथ पैर कांप रहे थे, पर किसी तरह वो हिम्मत करके उस कार के पास पहुंचता है और उसके दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। दूसरी ओर एलिना जब उस स्टैचू को स्कैन कर रही थी, तो वो स्टैचू अपने आप ही टूटकर बिखरने लगता है। हम देखते हैं कि उसके अंदर वही की थी जिसे मैक्सिमस कई 100 साल पहले अपने साथ अर्थ पर लाए थे। उसके बाहर आते ही उस की के अंदर से एक लाइट निकलती है। इस लाइट को इंसानों की आंखें देख नहीं सकती थी, पर अर्थ पर कुछ ऐसे एलियंस थे जो उस लाइट को ना सिर्फ देख सकते थे बल्कि उसे महसूस भी कर सकते थे। हम यहाँ ऑटोबॉट्स को देखते हैं। उनका लीडर उस रोशनी को देखकर हैरान था, क्योंकि उसकी मदद से वो वापस अपने प्लैनेट साइबरट्रॉन पर लौट सकते थे। ऑप्टिमस अपने सभी साथियों को इकट्ठा होने के लिए कहता है। वो कई सालों से इंसानों के बीच बाइक्स और कार्स के रूप में छिपकर रह रहे थे, और हम देखते हैं कि जिस कार को नोवा चोरी करने गया था वो भी एक ऑटोबॉट ही था। उसका मैसेज मिलते ही सभी ऑप्टिमस के पास जाने लगते हैं। नोवा, जो उस कार को चोरी कर रहा था, उसी कार के अंदर फंस जाता है। जब वो देखता है कि वो कार अपने आप ही चल रही थी, तो वो बहुत डर जाता है। उसकी तोड़फोड़ की वजह से पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है, पर वो ऑटोबॉट उन्हें चकमा देकर उनके हाथों से बच निकलता है। हमें पता चलता है कि उसका नाम मिराज था और वो अपने असली रूप में आकर बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। नोवा उसे देखकर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर इतने में वहां ऑप्टिमस पहुंच जाता है। जब ऑप्टिमस देखता है कि मिराज अपने साथ एक इंसान को ले आया था, तो वो उस पर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि उसका मानना था कि ये प्लैनेट उनका नहीं है और उन्हें इंसानों से छुपकर ही रहना चाहिए। ऑप्टिमस को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो की इतने समय से अर्थ पर ही थी, जो उनके घर लौटने का एकमात्र रास्ता था। ऑटोबॉट्स सीधा म्यूजियम में नहीं जा सकते थे, नहीं तो इंसान उन्हें देख लेते। इसलिए मिराज नोवा को उनकी मदद करने के लिए कहता है। अब नोवा ये सब एक बुरा सपना समझकर भूलना चाहता था और वहां से भागना चाहता था, पर मिराज उसे कहता है कि एक बार वो उन्हें वो की लाकर दे दे, उसके बाद वो उसे जैसी कार बनने को कहेगा वो बन जाएगा और फिर वो उसे ब्लैक मार्केट में बेचकर पैसे कमा सकता है। नोवा अपने छोटे भाई के लिए उनकी मदद करने को तैयार था, लेकिन हम दूसरी ओर देखते हैं कि स्कर्ज भी उस की को ढूंढते हुए अर्थ तक पहुंच गया था। जब नोवा म्यूजियम के अंदर जाता है तो उसे वहां पर एलिना दिखाई देती है। उन दोनों में उस की को लेकर बहुत झपटा झपटी हो रही थी, लेकिन तभी उनके पीछे से एक जोर का धमाका होता है
और हम देखते हैं कि उनके सामने स्कर्ज खड़ा था। नोआ समझ जाता है कि ये वो नहीं जिन्हें वो जानता है। स्कर्ज उन पर फिर से हमला करने वाला था, पर तभी वहाँ ऑटोबॉट्स आ जाते हैं जो उन्हें ऐसा करने से रोक लेते हैं। ऑप्टिमस प्राइम जब स्कर्ज पर हमला करता है तो उसे एहसास होता है कि स्कर्ज उससे बहुत ज्यादा पावरफुल था। उसने पहली बार इतने ताकतवर एलियन को देखा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ऑटोबॉट्स के अंदर स्पार्क एनर्जी होती है, पर स्कर्ज एंटी स्पार्क एनर्जी से बना था। वो उसे यूनिक्रॉन से मिली थी जो उसे बनाती थी सबसे ताकतवर। स्कर्ज ऑप्टिमस प्राइम को खत्म करने वाला था, पर बम्बल भी उसे बचाने की कोशिश करता है। पर हम देखते हैं कि स्कर्ज एक धारदार ब्लेड को उसकी बॉडी के आर पार करके उसके अंदर की सारी स्पार्क एनर्जी को सोख कर उसे मार डालता है। वो ऑप्टिमस को मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर एक मैक्सिमल आता है जो उनकी जान बचा लेता है। स्कर्ज को वो की मिल गई थी, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि वैसे भी उनका प्लेनेट अब खत्म ही होने वाला था। ऑप्टिमस प्राइम बम्बल बी की मौत के लिए खुद को कोस रहा था और सोच रहा था कि उसकी जगह उसे मरना चाहिए था। जिस मैक्सिमल ने उन्हें बचाया था उसका नाम एरेजर था और ऑटोबॉट्स ने पहली बार ऐसे किसी को देखा था जो उनके प्लेनेट से ही था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि स्कर्ज यूनिक्रॉन को वो की दिखाता है, पर यूनिक्रॉन उसे देखकर बहुत गुस्सा था क्योंकि वो उस पूरी की का सिर्फ एक टुकड़ा था। एरेजर उन्हें बताती है कि ऑप्टिमस प्राइमल ने उस की के 2 टुकड़े किए थे और उसका राज उसी के साथ दफन हो गया, क्योंकि दूसरा टुकड़ा कहाँ पर है वो उसे भी नहीं पता। पर तभी एलिना उन्हें कहती है कि शायद उसे पता है कि वो दूसरा टुकड़ा कहाँ हो सकता है, क्योंकि उसने उन स्टैचू पर छपे निशानों को स्टडी किया था और वैसे सेम निशान पेरू में भी देखे गए थे। ऑप्टिमस फैसला करता है कि वो दूसरे टुकड़े को ढूंढकर वापस अपने प्लेनेट पर लौट जाएंगे। वो किसी भी इंसान को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था, पर नोआ भी उसके साथ चलने की जिद करता है क्योंकि वो अपने प्लेनेट को बचाना चाहता था। नोआ इसके बाद अपने भाई को आखिरी बार अलविदा कहने जाता है क्योंकि उसे लगा कि वो दोबारा कभी वापस ना लौट पाए। क्रिस को पता चल गया था कि उसके पास एक रोबोट है, वो उन लोगों के साथ चलना चाहता था, पर नोआ उसे बताता है कि इसमें बहुत खतरा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी एक दूसरे ऑटोबॉट की मदद लेते हैं जो खुद को एक प्लेन में कन्वर्ट कर सकता था। ऑप्टिमस बम्बल बी की बॉडी को अपने साथ ले जाता है क्योंकि एक बार वो अपने प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं तो वो उसे फिर से जिंदा कर सकते थे। नोआ एलिना से कहता है कि हम उस की के मिलते ही उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे ताकि स्कर्ज उन्हें जोड़कर यूनिक्रॉन को अर्थ पर ना बुला सके। एलिना उसे कहती है कि फिर तो इससे ऑटोबॉट्स भी अपने प्लेनेट पर नहीं पहुंच पाएंगे, पर नोआ को इस समय सिर्फ और सिर्फ अपने घर की चिंता थी। इसके बाद वो सभी पेरू पहुंचते हैं जहां पर ऑप्टिमस ने अपने जैसे और भी ऑटोबॉट्स को पहले से ही तैनात कर रखा था। वो उन्हें बताते हैं कि जहां वो जाना चाहते हैं वो एक चर्च है जो शहर के बीचों बीच था, लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये थी कि आज पेरू के लोगों का कोई फेस्टिवल था जिसकी वजह से हजारों लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई थी। नोआ और एलिना भेष बदलकर उन लोगों के बीच में घुल मिल जाते हैं और ऑटोबॉट्स उन्हें चारों ओर से घेर कर उनकी सुरक्षा कर रहे थे। हम देखते हैं कि टेराकॉन्स भी वहां पर पहुंच गए थे और वो अपने कुछ रोबोट्स को उन्हें मारने के लिए भेजते हैं। एलेना उस चर्च के पत्थरों पर वैसे ही निशान देखती है जैसा उस स्टैचू पर था। वो जब कुछ पत्थरों को घुमाकर उन्हें उनकी सही पोजीशन पर लाते हैं तो वहां पर एक खुफिया दरवाजा खुलता है जो बहुत गहराई तक जा रहा था। जब वो दोनों उसके अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर एक मंदिर था, पर उन्हें कहीं भी उस की का दूसरा टुकड़ा दिखाई नहीं देता। स्कर्ज के रोबोट ने उन्हें ढूंढ लिया था और वो उनके ऊपर हमला करते हैं। नोआ मिराज से मदद मांगता है, जिसके बाद सभी ऑटोबॉट्स उन्हें बचाने के लिए उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। टेराकॉन्स ऑप्टिमस को खत्म करने के लिए उसका पीछा कर रहे थे और वो सभी ऑटोबॉट्स उनसे जान बचाकर भाग रहे थे। लेकिन जब ऑप्टिमस प्राइम स्कर्ज के ऊपर बम्बल बी का बैच देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है, पर एरेजर उनके बीच के रास्ते को तोड़ देती है, जिससे ऑटोबॉट्स को भागने के लिए थोड़ा समय मिल जाता है। लेकिन इसी बीच स्कर्ज ने एरेजर के अंदर एक टेराकोनियन वायरस इंजेक्ट कर दिया था। नोआ और एलेना एक झरने से होते हुए उन गुफाओं से बाहर निकलते हैं, पर जैसे ही वो बाहर आते हैं हम देखते हैं कि ऑप्टिमस प्राइमल और उसके बाकी साथियों ने उन्हें पकड़ लिया था। जब ऑटोबॉट्स उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं तो वो उन लोगों पर भी हमला करते हैं। इससे पहले वो एक दूसरे को मार देते हैं, वहां पर एरेजर आकर उन्हें रोक लेती है। ऑप्टिमस प्राइम को पता चलता है कि वो उन्हीं में से एक हैं जो उस की रक्षा कर रहे थे। वो सभी एक दूसरे से माफी मांगते हैं और प्राइमल उन्हें उस की के पास ले जाता है। प्राइमल उन्हें बताता है कि अगर वो चाहते तो उस की मदद से वापस अपने प्लेनेट पर लौट सकते थे, पर ऐसा करते ही यूनिक्रॉन को उनकी लोकेशन का पता चल जाता। इसीलिए उन्होंने अर्थ को ही अपना घर मान लिया और वापस लौटने का कभी सोचा ही नहीं। ऑप्टिमस को पता चलता है कि वो सभी इतने सालों से इंसानों के साथ मिलजुल कर रह रहे थे और वो इंसानी थे जो उस की के दूसरे टुकड़े की रक्षा कर रहे थे। प्राइमल को लगा कि ऑप्टिमस शायद उतना जिम्मेदार लीडर नहीं है जितना कि उसने उम्मीद की थी, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने घर जाने की सोच रहा था।
उसे दूसरों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो बम्बल बी की बॉडी को एक पत्थर पर रख देते हैं। वो कोई आम पत्थर नहीं था। अगर उसे चार्ज किया जाता तो उसके अंदर से ऐसी एनर्जी निकलती जो बम्बल बी को जिंदा कर सकती थी, पर पृथ्वी पर ऐसा कुछ कर पाना इम्पॉसिबल था। नोआ एलिना से कहता है कि अब हमें वो की मिल चुकी है तो हमें उसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, पर वो उसे कुछ देर और रुकने के लिए कहती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो टेराकोनियन वायरस एरेजर की बॉडी को धीरे धीरे अपने काबू में कर रहा था। अगली सुबह जब एलिना उसके पास जाती है तो हम देखते हैं कि एरेजर पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। वो उसके ऊपर हमला करती है, पर ऑप्टिमस एलिना को बचा लेता है। वो एरेजर को खत्म करने वाला था, पर प्राइमल उसे ऐसा करने से रोक लेता है। स्कर्ज ने भी उन्हें ढूंढ लिया था। प्राइमल नोआ को उस की को वहां से ले जाने को कहता है, पर नोआ सिर्फ और सिर्फ उसे डिस्ट्रॉय करना चाहता था ताकि उसका प्लेनेट बचा रहे। वो जैसे ही उसे तोड़ने वाला था, ऑप्टिमस उसे ऐसा ना करने की रिक्वेस्ट करता है। एलिना भी उसे ऐसा करने से मना करती है, जिसके बाद नोआ उस की को डिस्ट्रॉय नहीं करता। एलिना जैसे ही उस की को उठाती है, एरेजर उसे अपने साथ उड़ा ले जाती है। प्राइमल उसका पीछा करता है और हम देखते हैं कि अब उस की का दूसरा टुकड़ा भी स्कर्ज के हाथ लग गया था। एरेजर प्राइमल से कहती है कि उसे मुझे खत्म करना होगा क्योंकि वो ज्यादा देर तक खुद को रोक नहीं सकती। प्राइमल के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। वो दिल पर पत्थर रखकर एरेजर को अपने हाथों से कुचलकर मार देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि स्कर्ज उन दोनों कीज को जोड़कर पोर्टल्स को खोलने की तैयारी करता है ताकि यूनिक्रॉन दूसरी गैलेक्सी से इस गैलेक्सी में आ सके। ऑप्टिमस और नोआ को एहसास होता है कि वो दोनों अपने अपने घर के लिए लड़ रहे थे, जबकि उन्हें एक साथ मिलकर स्कर्ज का सामना करना चाहिए था। नोआ बस ऐसे ही बैठे बैठे अपने प्लेनेट और अपने भाई को मरने नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो सभी को एक बार फिर से इकट्ठा करता है और वो स्कर्ज को रोकने के बारे में सोचने लगते हैं। प्राइमल उन्हें बताता है कि उस ट्रांसवॉर्प की को रोकने के लिए बहुत सारे कोड्स डिजाइन किए गए थे ताकि उसे मल्टीवर्स में किसी भी तरह की गड़बड़ी के दौरान रोका जा सके, लेकिन उन कोड्स को भी उस की तरह अलग अलग बांट दिया गया था, जिसके बारे में सिर्फ एरेजर को पता था, जो अब इस दुनिया में नहीं थी। एलिना को याद आता है कि उस की का पहला टुकड़ा जिस स्टैचू में मिला था उस पर कुछ निशान छपे हुए थे और वैसे ही कुछ निशान उन मंदिरों में भी थे। वो जब उन्हें जोड़ती है तो एक अजीब सा पैटर्न निकल कर आता है, जिसे देखते ही प्राइमल समझ जाता है कि ये वही कोड है जिसकी मदद से वो उस पोर्टल को खुलने से रोक सकते हैं। वो प्लान बनाते हैं कि टनल से होते हुए नोआ और एलिना उस की के पास पहुंचकर उसे डीएक्टिवेट करेंगे और मैक्सिमल्स और ऑटोबॉट्स दोनों मिलकर स्कर्ज की आर्मी का ध्यान भटकाएंगे। इसके बाद वो सभी उस वोल्केनो पर जाते हैं जहाँ से स्कर्ज उस पोर्टल को खोलने वाला था। स्कर्ज जब देखता है कि वो उन्हें अभी भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो वो अपनी पूरी आर्मी को उन्हें खत्म करने के लिए भेज देता है। हम देखते हैं कि प्राइमल्स अपने जानवरों के अवतार को छोड़कर अपने असली रूप में आ जाते हैं और उन सभी के बीच में बहुत लड़ाई होती है। दूसरी ओर मिराज उन दोनों को टनल से होते हुए उस की तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। मिराज जब देखता है कि उसके सभी साथी स्कर्ज से बहुत बुरी तरह मार खा चुके थे तो वो उससे अकेला लड़ने जाता है। उसके पास खुद को मल्टीप्लाई करने की पावर्स थी, जिसकी मदद से वो स्कर्ज से काफी देर तक फाइट करता है, पर वो अकेला उसे रोकने के लिए काफी नहीं था। जब स्कर्ज नोआ को उस की ओर जाते हुए देखता है तो वो उसे पकड़ लेता है। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी मिराज उसके सामने आ जाता है। उसे बचाने के लिए वो स्कर्ज के सारे अटैक्स को अपने ऊपर झेल रहा था और आखिर में एक ब्लास्ट के साथ मिराज मर जाता है। हम देखते हैं कि ऑप्टिमस प्राइम और सभी मैक्सिमल्स स्कर्ज की आर्मी के सामने कमजोर पड़ रहे थे। नोआ ने तो ये मान लिया था कि अब वो जीत नहीं सकते, पर तभी उसे मिराज पर लगे एक वॉकी टॉकी से क्रिस की आवाज आती है। वो उससे पूछता है कि क्या वो लोग जीत गए, पर नोआ उससे माफी मांगता है क्योंकि अब वो अकेले नहीं लड़ सकता था। पर तभी हम देखते हैं कि मिराज एक बार फिर से जाग जाता है। इस बार उसके पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा हो सके। वो नोआ से कहता है कि अब से तुम मुझे कंट्रोल करोगे और वो अपनी बची हुई एनर्जी से उसके लिए एक आर्मर बनाता है। हम देखते हैं कि वो पोर्टल खुल गया था और यूनिक्रॉन अपनी आर्मी को उस पोर्टल की मदद से अर्थ पर भेजता है। नोआ स्कर्ज से लड़ाई करता है, पर उसका आर्मर इतना पावरफुल नहीं था कि वो स्कर्ज का सामना कर सके। उसका साथ देने के लिए ऑप्टिमस और प्राइमल दोनों ही नोआ के पास आते हैं और वो सभी मिलकर स्कर्ज का सामना करते हैं। दूसरी तरफ हम एलिना को देखते हैं जो उसकी तक पहुंचने ही वाली थी, पर तभी एक रोबोट उसके ऊपर हमला करता है और वो धधकते हुए वोल्केनो में गिरने से बाल बाल बचती है। हम देखते हैं कि उस पोर्टल के खुलने से एक एनर्जी वेव निकल रही थी, जिससे वो स्टोन शाइन करने लगते हैं जिस पर बम्बलबी की बॉडी को रखा गया था। नोआ को स्कर्ज की आर्मी ने चारों ओर से घेर लिया था और ऑप्टिमस को उसके रोबोट्स नोच नोच कर खा रहे थे, लेकिन तभी हम उनकी ओर एक प्लेन को आते हुए देखते हैं जिसके अंदर से बम्बलबी निकलता है और वो स्कर्ज की आर्मी पर हमला करके ऑप्टिमस को बचा लेता है। बम्बलबी उस स्टोन से निकलने वाली एनर्जी से दोबारा जिंदा हो गया था। जब ऑटोबॉट्स उसे देखते हैं तो उनके अंदर एक बार फिर से उठ खड़े होने की हिम्मत आती है
दूसरी तरफ एलिना उस की तक पहुंच गई थी, पर वो देखती है कि उस कंसोल का इंटरफेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। वो उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करती है और इसी बीच सभी ऑटोबॉट्स स्कर्ज पर बारी बारी हमला करके उसे कमजोर कर देते हैं। जब स्कर्ज देखता है कि एलिना उस पोर्टल को बंद करने वाली है तो वो मरने से पहले उस कंसोल को ही तोड़ देता है ताकि उस कोड को एक्सेस ना किया जा सके। हम देखते हैं कि यूनिक्रॉन उस पोर्टल से होता हुआ अर्थ से बस टकराने ही वाला था, पर तभी ऑप्टिमस फैसला करता है कि वो उस की को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। वो बम्बलबी को सभी को वहां से ले जाने को कहता है और उनके जाते ही वो उस की को तोड़ देता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। वो पोर्टल धीरे धीरे बंद हो रहा था, पर उससे होने वाले इम्प्लोजन से सभी चीजें दूसरी गैलेक्सी में खींची चली जा रही थी। ऑप्टिमस प्राइम भी उस पोर्टल की एनर्जी में फंस गया था और उसी ओर खींचा जा रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नोवा उसका हाथ पकड़ लेता है। ऑप्टिमस उसे कहता है कि वो उसे छोड़ दे, नहीं तो वो भी मारा जाएगा, पर नोवा उसका हाथ नहीं छोड़ता। हम देखते हैं कि जैसे ही प्राइमल का हाथ फिसलता है तुरंत ही प्राइमल उसे पकड़ लेता है और वो तीनों इम्प्लोजन से बाहर निकल जाते हैं। वो सभी बहुत खुश थे कि उन्होंने अर्थ को डिस्ट्रॉय होने से बचा लिया, पर अब ऑटोबॉट्स दोबारा कभी अपने घर नहीं जा सकते थे। ऑप्टिमस ने यह फैसला कर लिया था कि अब से वो प्राइमल के नक्शे कदम पर चलेगा। वो नोवा से वादा करता है कि जब तक वो जिंदा है वो मरते दम तक इंसानों की रक्षा करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि मैक्सिमस दोबारा से उन जंगलों में कहीं छुप जाते हैं। नोवा अपने घर अपने भाई के पास लौट आता है, पर उसकी मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं हुई थी। उसे अपने भाई के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, इसीलिए वो फिर से नौकरी की तलाश में निकल जाता है। हम देखते हैं कि एलिना ने पेरू में जिस प्राचीन मंदिर की खोज की थी उसकी वजह से वो बहुत फेमस हो गई थी और सभी न्यूज चैनल्स पर छाई हुई थी। नोवा जब जॉब इंटरव्यू के लिए बैठता है तो हमें पता चलता है कि जो आदमी उसका इंटरव्यू ले रहा था वो कोई आम आदमी नहीं था। वो नोवा के बारे में सब जानता था कि कैसे उसने अपने ऑटोबॉट्स दोस्तों के साथ मिलकर पूरी दुनिया को बचाया। नोवा को पता चलता है कि वो आदमी टॉप सीक्रेट एजेंसी के लिए काम करता था और वो कहता है कि उन्हें उसके जैसे लोगों की ही जरूरत है। हमारे प्लेनेट पर और भी खतरे मंडरा रहे हैं जिनका सामना वो अकेले नहीं कर सकते। वो नोवा से कहता है कि उसका साथ देने के बदले वो उसके भाई क्रिस के ऑपरेशन का सारा खर्चा उठाएंगे और दुनिया का सबसे बेस्ट डॉक्टर उसका इलाज करेगा। वो नोवा को एक कार्ड देता है और जब नोवा उसे पलटता है तो उस पर GI जो लिखा हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि नोवा अपने गराज में एक पुरानी जंग लगी कार को लेकर आता है, पर हमें पता चलता है कि वो कार कोई और नहीं बल्कि मिराज था, जिसे ऑप्टिमस प्राइम ने फिर से ठीक कर दिया था। इसी के साथ ट्रांसफॉर्मर्स की ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचिए जहां पर औरतें बच्चों को जन्म नहीं देती। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां पर लोग इंसानों के मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन को छोड़कर उस टेक्नोलॉजी पर ज्यादा भरोसा करते हैं जो खुद इंसानों ने बनाई है। यहाँ वो सभी कानून लीगल हैं जो पहले इलीगल हुआ करते थे। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर लोगों को बस कुछ सेकंड्स की ताज़ी सांस लेने के लिए हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लोग अब सपने नहीं देख सकते क्योंकि उन्हें सपने आते ही नहीं। आज हम देखने वाले हैं भविष्य की एक ऐसी दुनिया जहां पर इंसानों ने नेचर को ही बायकॉट कर दिया है और अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि कोई भी नेचर की कदर नहीं करता और इंसान जितना हो सके पेड़ पौधे और जानवरों से दूर रहते हैं। ये कहानी है दो कपल्स की जिन्हें अपने घर में एक बच्चे की कमी महसूस हो रही थी और वो फैसला करते हैं कि वो एक बच्चे को पैदा करेंगे। लेकिन उन दोनों में लड़ाई इस बात की थी कि उनका बच्चा नेचुरल तरीके से पैदा होगा या फिर वो उसे एक प्लास्टिक के अंडे के अंदर पैदा करेंगे। इस पूरी कहानी में आखिर में उनके साथ क्या होता है जानने के लिए देखते रहिए आज की हमारी मूवी जिसका नाम है द पॉड जनरेशन। इस मूवी की शुरुआत में हम एल्वी और रेचल नाम के दो कपल्स को देखते हैं। एल्वी एक बॉटनिस्ट था, यानी वो लोग जो ट्रीज और प्लांट्स की स्टडी करते हैं, और रेचल एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करने वाली लेडी थी। वो दोनों ऐसे फ्यूचरिस्टिक शहर में रहते थे जहाँ पर सारे काम रोबोट्स करते थे और इंसान उस पूरे इकोसिस्टम का बस एक छोटा सा पार्ट थे। हम देखते हैं कि रेचल एक ट्रेडमिल पर चलते चलते अपने ऑफिस का काम करती थी क्योंकि उसकी लाइफ इतनी बिजी थी कि वो कभी एक्सरसाइज जैसे कामों को करने के लिए समय नहीं निकाल पाती थी। एक दिन रेचल की बॉस उसे अपने पास बुलाती है और उसे बताती है कि उसके इतने सालों के काम को देखते हुए उन्होंने उसका प्रमोशन करने का फैसला किया है। रेचल बहुत खुश थी कि अब उसे भी टॉप 10 लोगों के जैसे ही बेनिफिट्स मिलेंगे।
उसकी बॉस रेचल से उसके परिवार के बारे में पूछने लगती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुमने अपने होने वाले बच्चे के लिए कुछ प्लान किया है, जिसका रेचल जवाब देती है कि नहीं, उसने और उसके हस्बैंड ने अभी तक इसके बारे में सोचा नहीं। उसकी बॉस उसे बताती है कि इस प्रमोशन के साथ कंपनी उसे एक आर्टिफिशियल चाइल्ड वर्म ऑफर कर रही है और अगर वो चाहे तो कंपनी उसके बच्चे के लिए जो खर्च आएगा उसकी डाउन पेमेंट करने को तैयार है। रेचल के लिए ये एक बड़ा मौका था क्योंकि हर कोई एक आर्टिफिशियल वर्म अफोर्ड नहीं कर सकता। उसकी बॉस रेचल का नाम आगे भेज देती है, जिसके बाद शाम को उसे उस कंपनी का फोन आता है जिसने उस पूरी टेक्नोलॉजी को डिजाइन किया था। ये एक अपॉइंटमेंट कॉल था। रेचल उन्हें खुद को वेटिंग लिस्ट पर डालने को कहती है क्योंकि वो इतना बड़ा फैसला एल्वी की परमिशन के बिना नहीं करना चाहती थी। दूसरी ओर हम एल्वी को देखते हैं जो कॉलेज स्टूडेंट्स को ट्रीज और प्लांट्स के बारे में बता रहा था। एल्वी एक पेड़ का फल तोड़कर उन स्टूडेंट्स को खाने के लिए देता है, पर कोई भी उसे टेस्ट करने को तैयार नहीं था। सभी को मानो जैसे पेड़ों से घिन आती थी। एल्वी इस बात से हमेशा परेशान रहता था कि कैसे इंसानों ने नेचर को दरकिनार कर दिया और लोग अब पेड़ पौधों को खुद का हिस्सा नहीं मानते। रेचल उसे उस बच्चे वाले ऑफर के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि एल्वी कभी इसके लिए हाँ नहीं करेगा क्योंकि उसे एक नेचुरल बेबी चाहिए था, एक ऐसा बच्चा जो इंसान के शरीर से निकले, ना कि किसी प्लास्टिक के अंडे में से। रेचल बहुत परेशान रहती थी और अक्सर इसके बारे में अपने थेरेपिस्ट से बात किया करती थी। उसकी थेरेपिस्ट भी इंसान नहीं थी, वो एक आर्टिफिशियल रोबोट थी जिसके पास इंसानों की सारी प्रॉब्लम्स का हल था। एक दिन रेचल एल्वी को बिना बताए उस कंपनी में कंसल्टेशन के लिए चली जाती है। यहाँ पर हम वर्म सेंटर की डायरेक्टर को देखते हैं जो अपने कस्टमर्स को उनके नए प्रोडक्ट के बारे में बता रही थी। उनका मानना था कि यही एवोल्यूशन है क्योंकि अब एक औरत को बच्चे पैदा करने के लिए अपनी बायोलॉजी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। हम देखते हैं कि वहाँ पर बच्चों को एक प्लास्टिक के केस में रखा गया था जिसमें बच्चे अपने बाहर होने वाली छोटी से छोटी चीजों को महसूस कर सकते थे, जैसे कि एक आम बच्चा असली गर्भाशय में करता है। डायरेक्टर रेचल को एक प्राइस लिस्ट दिखाती है जिसमें बच्चों की 4 कैटेगरीज थी, जैसे कि बॉय, गर्ल, जेंडर न्यूट्रल और कस्टम। कस्टम वाला उनका सबसे महंगा प्लान था और ये बाकियों से पूरे $1000 ज्यादा महंगा था। रेचल जब घर आती है तो एल्वी उसे बताता है कि उसके अकाउंट से $8400 डिडक्ट होने का मैसेज आया है। उसे लगा कि उसके साथ कोई फ्रॉड हुआ है, पर रेचल उसे बताती है कि वो पैसे उसने खर्च किए हैं। दरअसल रेचल ने उस पॉड के लिए डाउन पेमेंट कर दी थी और वो भी बिना एल्वी से पूछे। एल्वी को जब पता चलता है कि वो एक बच्चा चाहती है, वो भी एक आर्टिफिशियल गर्भाशय में, तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो रेचल से कहता है कि उसे कम से कम एक बार पूछ तो लेना चाहिए था क्योंकि वो अपने बच्चे को एक प्लास्टिक के अंडे के अंदर नहीं पैदा करना चाहता। रेचल उसे कहती है कि अब कोई भी नेचुरल बच्चे पैदा नहीं करता, उसके दोस्तों ने भी इसी तरह अपने बच्चों को जन्म दिया है। रेचल उसे अपने दोस्तों के पास ले जाती है और उसकी दोस्त एल्वी को एक पॉड में बच्चा पैदा करने के बेनिफिट्स बताती है। एल्वी देखता है कि उनका परिवार काफी खुश नजर आ रहा था, पर उसे इसकी बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। रेचल चाहती थी कि एल्वी किसी भी तरह इस प्रोसीजर के लिए हाँ कर दे। वो एल्वी को अपनी आर्टिफिशियल थेरेपिस्ट के पास ले जाती है जो शायद उसे कन्विंस करने में उसकी मदद करे। एल्वी जब उस थेरेपिस्ट के पास बैठता है तो वो उससे ढेर सारे सवाल पूछती है, जैसे कि उसे क्यों लगता है कि नेचर वाले बच्चे और पॉड वाले बच्चे दोनों अलग होते हैं, वो क्यों इतना नेचर से प्यार करता है जबकि इसी नेचर ने न जाने कितने मासूम बच्चों की अलग अलग वायरसेस और बीमारियों से जान ली है। एल्वी उससे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि उसे लगता था कि एक एआई के अंदर आत्मा नहीं होती। वो हमारे सवालों के जवाब तो दे सकती है, पर वो कभी इंसानों की तकलीफ नहीं समझ सकते। हम देखते हैं कि उस एआई से आधे घंटे तक लड़ाई करने के बाद एल्वी बाहर आता है और कहीं ना कहीं उस एआई ने एल्वी को कन्विंस कर दिया था। रेचल उससे कहती है कि अगर वो नहीं चाहता तो कोई बात नहीं, अब वो और इस बात को लेकर उससे बहस नहीं करेगी। आखिर में उन दोनों की खुशी ही उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। काफी सोचने के बाद एल्वी भी रेचल की फीलिंग्स को समझने लगा था और वो उसे उस बच्चे के लिए हाँ कर देता है। अगले दिन वो दोनों पेगासस के डायरेक्टर के पास जाते हैं। डायरेक्टर उससे पूछती है कि उन्हें लड़का चाहिए या फिर लड़की, और इस सवाल पर एल्वी थोड़ा गुस्सा था क्योंकि बच्चा लड़का होगा या फिर लड़की ये तो नेचर को डिसाइड करना चाहिए और यहाँ पर इसका फैसला भी इंसान करने लगे थे। डायरेक्टर उन्हें कुछ लीगल डॉक्यूमेंट साइन करने को कहती है जिसे वो बिना पढ़े ही साइन कर देते हैं। इसके बाद एम्ब्रियो बनाने का प्रोसीजर शुरू किया जाता है। वो दोनों इस पूरे प्रोसीजर को लाइव देख रहे थे और ये सब उनके लिए काफी एक्साइटिंग था। उनके एम्ब्रियो को बाकी की तरह ही एक प्लास्टिक के एग में स्टोर करके उन्हें दे दिया जाता है और अब उन्हें ही उसका ध्यान रखना था।
उसे मॉनिटर करने के लिए उन्हें एक ऐप दिया गया था जिसमें बच्चे की सारी एक्टिविटीज को मेजर किया जा सकता था, जैसे कि उसे कब भूख लगेगी, वो कब बोर होगा और वो कब सो रहा होगा, वो सारी एक्टिविटीज जो इंसान करते हैं। रेचल के पेरेंट्स भी इस बात से बहुत खुश थे कि उनका पोता एक पॉड में पैदा हो रहा है, ना कि किसी असली गर्भ में। वो एल्वी से कहते हैं कि क्यों ना वो अपने पुराने वाले घर को बेच दे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं और आने वाले टाइम में उसे फ्री में बेचने की नौबत आ जाएगी। एल्वी का ये दूसरा घर एक सुंदर बीच के किनारे था, एक ऐसी लोकेशन जहाँ पर आज के समय में घर लेना लोगों का सपना होता है। लेकिन इस फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में ऐसे घरों की कीमत किसी बंजर जमीन के जैसी थी। रेचल पूरे दिन अपने बच्चे के बारे में सोचती रहती थी, जिसकी वजह से ऑफिस में उसकी प्रोडक्टिविटी कम होने लगी थी। उसे रात को अजीबोगरीब सपने आते थे जिसमें वो देखती थी कि डॉक्टर्स उसके पेट से एक अंडा निकाल रहे थे, लेकिन हमेशा वो अंडा उबला हुआ होता था। एल्वी और रेचल डायरेक्टर के पास कंसल्टेशन के लिए जाते रहते थे। हम देखते हैं कि उनका बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा था और वो उसे एक स्क्रीन की मदद से लाइव देख सकते थे। एक आदमी की शिकायत थी कि उसके बच्चे को सपने नहीं आते, कहीं ये स्पॉट का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं, जिस पर डायरेक्टर उसे बताती है कि इंसानों की लाइफ में ड्रीम्स कोई पर्पस सर्व नहीं करते। सपने देखने से इंसानों का दिमाग विकसित नहीं होता, इसीलिए उन्होंने सपनों के मैकेनिज्म को ही बच्चों के दिमाग से निकाल दिया है और ये कोई साइड इफेक्ट नहीं बल्कि एक एडवांस फीचर है। रेचल जब अपनी स्विमिंग क्लास के लिए जाती है तो उसे एक औरत दिखाई देती है जिसके पेट में उसका बच्चा था। रेचल उससे बात करती है और उसे बताती है कि उसका भी कुछ महीनों का बच्चा है और वो उसे पॉड में पाल रहे हैं। वो औरत उसके लिए बहुत खुश थी। वो कहती है कि वो भी अपने बच्चे को उसी पॉड में बड़ा करना चाहती थी, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें कोई सीट नहीं मिली, इसीलिए उन्हें अपने बच्चे को पेट में ही पालना पड़ रहा है। रेचल काफी खुश थी। वो खुद को बहुत लकी मान रही थी कि उसे बिना किसी भागदौड़ और मेहनत के उस पॉड में रिजर्वेशन मिल गया। हम देखते हैं कि एल्वी अब उस पॉड की बहुत केयर करने लगा था। वो उसके लिए एक बैग लाया था ताकि वो अपने बच्चे को कहीं भी बड़े आराम से कैरी कर सके। वो उसे समय समय पर खाना दिया करता था और देखता था कि उसे किसी भी चीज की कमी ना हो। एक दिन रेचल अपने होने वाले बच्चे के लिए रूम तैयार कर रही थी। एल्वी भी उस रूम में कुछ जोड़ना चाहता था, इसीलिए वो अपने मिनी गार्डन से एक छोटा सा पौधा लाकर उस पॉड के पास रख देता है। रेचल जब उसे देखती है तो वो एल्वी को उसे वहां से हटाने को कहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे के पास किसी भी तरह का पौधा हो। अब पता नहीं कि इस फ्यूचरिस्टिक दुनिया में वो लोग पेड़ पौधों से इतनी नफरत क्यों करते थे, बट ये उन्हें पौधे बिल्कुल पसंद नहीं थे। एल्वी एक दिन जब अपनी क्लास लेकर बाहर आता है तो उसका बॉस उसे बताता है कि उसके इन पौधों को सस्टेन करने में कंपनी के बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं, इसीलिए बोर्ड मेंबर्स चाहते हैं कि तुम इन सारे पौधों को निकाल कर इस बिल्डिंग से फेंक दो। एल्वी उसे कहता है कि यही कुछ इकलौते पेड़ हैं जो इस पूरे शहर में मौजूद हैं, इनके बिना वो अपने स्टूडेंट्स को नेचर के बारे में कैसे बताएगा। जिस पर उसका बॉस उसे कहता है कि अब से उसे उन पेड़ों के होलोग्राम्स यूज करने होंगे। इस बिल्डिंग में अब असली पौधे का इस्तेमाल करना अलाउड नहीं है। उस रात एल्वी अपने घर आकर बहुत रोता है, क्योंकि उसे नेचर से प्यार था और यही एक चीज थी जो उसे खुश रखती थी। उसके आसपास बाकी सारी चीजें तो नकली थी। रेचल देखती है कि एल्वी उस पॉड से बहुत अटैच होता जा रहा था। वो कहीं भी जाता वो हमेशा उसे अपने शरीर से जोड़ कर रखता था। रेचल तो उस बच्चे की माँ थी, लेकिन उसे ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि वो किसी बच्चे को जन्म दे रही है। उसे रात को अजीब अजीब सपने आते थे जिसमें वो देखती थी कि वो अपने बच्चे को पाल नहीं रही बल्कि उसे खरीद रही है। एक माँ को इस तरह के सपने तब आते हैं जब उसका उसके बच्चे के साथ कोई अटैचमेंट नहीं होता। रेचल का दिमाग पूरे दिन उस पॉड के आसपास ही घूमता रहता था, लेकिन उसे कभी कोई खुशी ही नहीं होती थी। वो इसके बारे में एल्वी को बताती है और वो दोनों अपने थेरेपिस्ट से कंसल्ट करने के लिए उसके पास जाते हैं। थेरेपिस्ट उन्हें बताती है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो स्पॉट के साथ अपना समय नहीं बिताती और वहीं दूसरी तरफ एल्वी पूरे दिन उसी के साथ रहता है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस वो स्पॉट के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे। इसके बाद हम देखते हैं कि रेचल अब उस स्पॉट को अपने पेट के आगे बांधकर अपने ऑफिस जाने लगी थी, जैसा कि बाकी लोग करते थे। रेचल अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी, लेकिन एक दिन उसकी ऑफिस की कलीग उसे बताती है कि वो इस तरह पॉड को अपने कैबिन में नहीं ला सकती, उसे अपने बच्चे को बाकी पॉड्स के साथ रखना होगा। हम देखते हैं कि सभी एम्प्लॉयज अपने अपने पॉड्स को एक स्पेशल कंपार्टमेंट में रखकर अपना अपना काम करते थे और रेचल को भी यही करना पड़ता है। वो दोनों आखिर में फैसला करते हैं कि वो उस पॉड को अपने साथ नहीं रखेंगे, वो उसे वॉर्म सेंटर को सौंप देंगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वही उस पॉड की बेहतर देखभाल कर सकते थे। पॉड के घर से जाने के बाद उन्हें बहुत खाली खाली महसूस हो रहा था, बट वो हर हफ्ते उस पॉड से मिलने जाते थे
और उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करते थे। डायरेक्टर उन्हें बताती है कि उसका बच्चा अब कुछ ही दिनों में जन्म लेने वाला है। ये सुनकर उन्हें थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि अभी उनकी ड्यू डेट पूरी नहीं हुई थी और वो उस बच्चे की डिलीवरी समय से पहले कर रहे थे। वो लेडी उन्हें बताती है कि उनकी नई टेक्नोलॉजी के चलते अब बच्चों को ज्यादा दिनों तक हमारे पॉड्स में रहने की जरूरत नहीं। एल्वी उसे कहता है कि वो अपने बच्चे को ड्यू डेट से पहले नहीं निकालेगा, पर डायरेक्टर उसे बताती है कि अगर उसे बाहर नहीं निकाला तो उसका बच्चा गर्भाशय के अंदर ही पड़ा रहेगा, वो भी बिना किसी लाइफ सपोर्ट के। और ये हमारी कंपनी की नई पॉलिसी है। वो उन्हें कहती है कि जिस कॉन्ट्रैक्ट पर आप लोगों ने साइन किया था उसमें सारी शर्तें लिखी हुई हैं और आप इस पॉड को बर्थ से पहले अब अपने घर नहीं ले जा सकते। एल्वी अपने बच्चे को अच्छे माहौल में पैदा करना चाहता था, ना कि किसी वॉर्म सेंटर में। हम देखते हैं कि वो वापस जाता है और अपने पॉड को बिना किसी को बताए वहां से उठा लेता है। रेचल को अब अच्छे अच्छे सपने आने लगे थे। वो खुद को अपने बच्चे के साथ समुद्र के किनारे रेत में चलते हुए देखती है। वो धीरे धीरे नेचर के करीब आने लगी थी। एल्वी देखता है कि रेचल ने अपने रूम में एक पौधा भी रख लिया था, जिससे उसे बहुत खुशी होती है। वो दोनों अपने बच्चे को घर पर ही जन्म देना चाहते थे, इसीलिए वो डायरेक्टर से कहते हैं कि वो उस पॉड को दोबारा वॉर्म सेंटर नहीं लाएंगे। डायरेक्टर उसे कहती है कि वो बेवकूफी ना करे। वो बच्चा बेशक उनका है, लेकिन वो पॉड कंपनी की प्रॉपर्टी है। वो नहीं चाहते कि उसके पॉड को जरा सा भी डैमेज हो, क्योंकि अभी उनके बहुत से कस्टमर्स रिजर्वेशन लिस्ट में हैं और उन्हें उस पॉड को जल्द से जल्द खाली करना है। डायरेक्टर के बहुत समझाने के बाद भी एल्वी उसकी नहीं सुनता और वो उस पॉड को लेकर शहर से दूर चला जाता है। वो अपने दूसरे घर में जाते हैं जहाँ पर कोई फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी नहीं थी। एल्वी कई सालों के बाद उस शहर से बाहर आया था और उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। वो दोनों वहाँ के पेड़ पौधों को फील करते हैं। ये उनके लिए बिल्कुल नया एहसास था, एक ऐसा एहसास जिसे वो रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच में रहकर भूल गए थे। हम देखते हैं कि देर रात को उनके पॉड में लाइट्स जलने लगती हैं। एल्वी जब अपने ऐप में चेक करता है तो उसे पता चलता है कि कंपनी ने उस पॉड को मैन्युअली डीएक्टिवेट कर दिया था, जिसका मतलब ये था कि अब वो पॉड ड्यू डेट पर अपने आप नहीं खुलेगा। उसे ड्यू डेट से पहले खोलने के लिए उन्हें एक बर्थ कोड की जरूरत पड़ती, जो सिर्फ कंपनी के पास था। एल्वी रेचल से कहता है कि उन्हें इसे हाथों से खोलना होगा, नहीं तो उनका बच्चा मर जाएगा। एल्वी जब उसे तोड़ने के लिए एक हथौड़ा उठाता है तो रेचल बहुत डर जाती है। उसे लगा कि कहीं से उसके बच्चे को चोट ना पहुंचे, पर उनके पास उसे तोड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। एल्वी उसे धीरे धीरे ऊपर से ठोकने लगता है और देखते ही देखते उसके ऊपर का ढक्कन निकल जाता है। वो जब उस पूरे पॉड को तोड़ता है तो उसके अंदर से उसका बच्चा निकलता है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। रेचल का बच्चा अब सुरक्षित था और वो फैसला करते हैं कि वो अपने बच्चे को यहीं पाल पोस कर बड़ा करेंगे। रेचल उस टूटे हुए पॉड को कंपनी को पार्सल कर देती है, क्योंकि अब वो उसकी किसी काम का नहीं था। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि पेगासस का सीईओ लोगों को अपने एक नए प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसमें बच्चे अपने पेरेंट्स को चूज कर सकते थे। मतलब इन्होंने पहले बायोलॉजिकल बच्चों को रिप्लेस किया और अब ये लोग माँ बाप को भी रिप्लेस कर रहे थे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दिस मूवी वॉज सपोज टू गिव साई-फाई थ्रिलर वाइब, बट इट टर्न आउट टू बी स्टोरी ऑफ टू पेरेंट्स जो अपने बच्चों को ह्यूमंस की सो कॉल्ड एवोल्यूशन टेक्नोलॉजी से दूर रखना चाहते थे। वैसे अगर आप ऐसी ही एक साई-फाई मूवी देखना चाहते हैं जिसमें एक इंजीनियर एक ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में एक रोबोट जीतता है, ये रोबोट वैसे तो घर की साफ सफाई के लिए बनाई गई थी, लेकिन वो धीरे धीरे उनके लिए खतरा बनती जाती है। पूरी कहानी जानने के लिए आप राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।